जय हिंद कैडेट्स। और सबके क्या हाल चाल है, कैसा रहा बाकी सब वीडियोस, सबने देखा होगा। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में थोड़ा बहुत पढ़ा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो अभी हम लोगों ने कुछ काफ़ी बच्चों को तो पसंद आया, बट कुछ ने अपना थोड़ा बहुत नेगेटिव फीडबैक दिया है। नेगेटिव फीडबैक तो नहीं कहूँगा, बट ये है कि थोड़ा बोला कि हिस्ट्री की तरफ से है। लेकिन देखने वाली बेटा बात ये है कि देखो, जब मैंने अपना बताया भी था ओरिएंटेशन में, आई हैव टोल्ड यू कि मैं सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ाऊंगा। सीक्वेंशियल मैनर का मतलब ही यही है कि थोड़ा पास से रिलेट करना पड़ेगा। देखो मेरे लिए बहुत आसान है, मैं आराम से फटाफट सब कंप्लीट कर सकता हूँ 10 लेक्चर में, वही टॉपिक जो आने। लेकिन देखो बेटा, जब पेपर बनेगा ना, तो जरूरी नहीं है उसी जगह से बने जो तुमने पढ़ा है, तो पढ़ना पड़ेगा थरोली, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी और थोड़ा सा बैकग्राउंड लेकर चलना पड़ेगा कि ये बात पता तो चले, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो उतना वही 10 तक किया हुआ है सोशल साइंस वाला कि सर मैम ने आंसर बता दिए, वो लिख लिए, बस उसके अलावा कुछ करना नहीं है। पास हो गए 10th, उसके बाद साइंस ले ली, कोई नाता नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स से। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा आराम से। और कुछ बच्चों का ये भी डाउट था कि क्वेरीज कैसे पूछें, तो अभी 8-9 तारीख तक थोड़ा आराम से वीडियोस देख लो जो आ रहे हैं, उसके बाद इकट्ठा हम लोग सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। एकदम टेंशन मत लो। और जिनको लग रहा है कि ये टॉपिक नहीं कवर हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंप्लीट करने दो। अगर रह भी जाएगा तो मैंने बोला था कि एमसीक्यूज कराऊंगा मैं, है ना, तो उसमें वो टॉपिक्स जरूर कवर हो जाएंगे। तो अभी चलो, बाकी सब तो कर ही रहे होगे, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है, बट पॉलिटी मैंने जैसा बताया था 12 to 13 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो आने का मतलब ये है कि वो तो सॉलिड करने ही करने। तो अभी लास्ट में पढ़ा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। अब आज जो लेक्चर होने जा रहा है वो है बेटा पार्ट्स एंड शेड्यूल का। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आराम से देखना, चिल मार के देखना, ट्रिक्स भी हैं और इससे क्वेश्चन बनता बेटा जरूर है, चाहे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बने, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन बने। तो ये लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट, समझ लो 4 से 8 नंबर तो ये देगा ही देगा। तो इसको आराम से देखना पूरा जरूर, एक बार आराम से देखना, नेक्स्ट टाइम 2x 3x करके देख डालना, है ना। तो क्योंकि याद तो करना ही है, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। लेकिन ट्रिक्स है, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, आराम से पढ़ेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलो आज शुरू करते हैं पार्ट्स एंड शेड्यूल। चलो इधर हो गया मेरा ये पेन सिलेक्शन, ठीक है। हाँ, तो पार्ट्स एंड शेड्यूल। देखो पार्ट्स जो थोड़ा हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए है कि पार्ट्स भाग कहते हैं। देखो ऐसा है ना, मैं बता दे रहा हूं, हाँ हिंदी में चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। इनको अनुसूचियां कहते हैं, ठीक है। मैं बता दे रहा हूं चीजें, लेकिन ये बात ध्यान रखो बेटा, ऑफिसर बनने जा रहे हो, है ना। जवान की भर्ती तो है नहीं, है ना। तो जवान की भर्ती नहीं तो इंग्लिश आनी जरूरी है, और इंग्लिश में बोलोगे भी जब ऐसे करके खड़े हो जाओगे चौड़ में करके, तो अगर हिंदी बोलोगे और एकदम देहाती भाषा तो खराब भी लगता है। तो उस हिसाब से कहने का मतलब है कि इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। और ये सोचो कि अभी पहले रिटर्न पे फोकस कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे इंग्लिश, तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि एसएसबी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स ना, पर्सनालिटी चेक करते हैं 5 दिन में। टेस्ट होता तो बेटा एक दिन इंग्लिश का टेस्ट ले लेते हैं XY ग्रुप की तरह, खत्म हो जाता सब कुछ। तो ठीक है ना। तो शुरुआत जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, शुरुआत यहां से करो कि एटलीस्ट सिलेबस वाला तो इंग्लिश से पढ़ो, है ना। फिर चलो आते हैं पार्ट्स एंड शेड्यूल। तो पार्ट्स क्या है? भाग। अब जैसे कोई किताब में अलग अलग लेसन्स होते हैं ना बेटा, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कुछ लेसन्स हैं। लेसन्स मतलब अब हमको ढूंढना है पार्लियामेंट के बारे में। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी एक तरफ से लेफ्ट से राइट घुमा देंगे, 395 आर्टिकल जो इनिशियली थे, नहीं वैसे नहीं करना। तो कहने का मतलब है उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया ताकि आराम से कहीं भी किसी पार्ट को देखना हो वो हम लोग एसेस कर सके। फिर आती है शेड्यूल्स। अब जैसे याद करो, जब घर से भेजे जाते हो, मार्केट भेजे ही जाते हो कि हल्दी धनिया मिर्चा वाले सारे हो, है ना। तो हल्दी धनिया मिर्चा जब लेने जाते हो तो मम्मी से क्या कहते हो, मम्मी एक लिस्ट बना दो वरना भूल जाना मैंने। तो वही लिस्ट जो है वो बेटा आर्टिकल्स हैं। इन शेड्यूल्स के अंदर कुछ आर्टिकल्स हैं, वो तुम्हारे आइटम्स हो गए। चलो ये बात हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि पार्ट्स क्या है और शेड्यूल क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े बहुत देखो फैक्ट्स देख लो। थोड़े बहुत फैक्ट्स में क्या है कि जब देयर आर टोटल 22 पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने पार्ट्स हैं? 22। देखो जैसा कि हम लोग को पता कि कॉन्स्टिट्यूशन अपना लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का।
तो अब बेटा अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है तो पार्ट्स भी वाजिब सी बात है कि ज्यादा होंगे। तो 22 पार्ट्स हैं इसके अंदर, 2 और 2 आराम से याद करने की कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। तो 22 पार्ट्स हैं, टोटल ऑफ 470 आर्टिकल्स है। कितने हैं? 470 आर्टिकल्स, यानी कि मम्मी ने लिस्ट लेने के लिए भेजी मार्केट में और 470 चीजें उसमें लिख दी कि बेटा ये लाना। कहते ना मम्मी 75 चीजें लाने को भेज देती, याद नहीं रहता, तो वही वाली यहां पर 470 है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाइड है। अब कह दो सर 470 आर्टिकल पढ़ेंगे क्या? नहीं, जो आने वाले हैं वही पढ़ने। और ऐसा नहीं है कि यूपीएससी सारे आर्टिकल पूछने के लिए बैठा हुआ है आपसे, ना, कहीं नहीं पूछने वाला। जो इंपॉर्टेंट है वही पूछे जाएंगे। एनडीए का पेपर है ना, ऐसा थोड़ी यूपीएससी मेंस लिख रहे हैं, नहीं। अच्छा, व्हेन वाज इनैक्टेड इट कंटेन 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स। बहुत बड़ी बात यह है कि देखो जब बनाया गया ना तो उन्होंने केवल 395 ही आर्टिकल्स डाले थे उसके अंदर। कितने? 395, मतलब पूरा वो करके क्या नाम है, फिल्टर विल्टर करके, क्योंकि देखो सब चीजों पर डिस्कशन हुआ। पहले बताया था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कि सब बैठे, कितने बंदे बैठे, कितने सेशंस हुए। 11 सेशंस में बात हुई थी कि 11 सेशंस में कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा गया। तो उसके बाद 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, पार्ट सेम है, और नंबर ऑफ शेड्यूल्स 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। ये तब की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। चलो इतनी बात तैयार हो गई। आगे पढ़ते हैं। क्या ये 22 पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो हम लोग के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वही वाले पढ़ने। अच्छा, पहला पार्ट आता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बेटा देखो सबसे पहले पार्ट में ये बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि स्टेट्स क्या क्या हैं। मतलब स्टेट्स, एक तो पहले स्टेट की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से। स्टेट यहां पर बेटा कंट्री को डिनोट करता है। किसी स्टेट, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात वाला नहीं है स्टेट। ये स्टेट लिखा है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अभी मैं केवल स्टेट की डेफिनेशन बता रहा हूं। तो स्टेट की डेफिनेशन का मतलब जस्ट कंट्री है ये। यहां पर जो स्टेट लिखा हुआ है ये उसी का मतलब है कि ये राज्य वाले हैं। क्या है? राज्य हैं। जो हिंदी वाले हैं ये जान ले, ये राज्य है। और फिर आता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरीज वो टेरिटरीज, वो क्षेत्र जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो ये किस पार्ट के अंतर्गत आता है? पार्ट 1 के अंदर। फिर आते हैं पार्ट 2 पे, ये आता है नागरिकता। क्या आता है? नागरिकता, सिटीजनशिप। ये देखो बेटा बहुत वास्ट चीज है। सिटीजनशिप देखने में बहुत छोटा सा लगता है कि हम एक कंट्री के नागरिक हैं, बस इतनी सी बात, लेकिन इतना है नहीं। इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा, वो देखना, उससे बात काफी क्लियर होगी। फिर आते हैं पार्ट 3 पर, दे आर फंडामेंटल राइट्स। मूल्य अधिकार, मौलिक अधिकार, यानी कि बेसिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार कहते हैं हम लोग ना। अक्सर हम लोग हिंदी में बोल लेते हैं मौलिक अधिकारों का हनन है। जब घर में रिमोट नहीं मिलता है ना टीवी का, तो क्या कहते हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा, टीवी देखने को नहीं मिल रहा। तो बस इतनी सी बात है कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और ये पार्ट 3 में है। देखो हर जगह क्या बोला जाता है? 3 तिगाड़ा बेटा काम बिगाड़ा, लेकिन यहां पे 3 तिगाड़े ने कितना काम बना दिया। ये है मौलिक अधिकार। फिर आता है डीपीएसपी। क्या आता है? डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बेटा है, देखो अब सरकारें बनती है, सरकार मॉरल वैल्यूज का हनन भी कर सकती हैं, कुछ भी अपनी तरीके से चला सकती हैं, लेकिन बात यह है कि उनको थोड़ा गाइड कर। देखो सबके घर में क्या होता है, सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है ना जो गाइड करता है सबको कि बेटा ऐसे चलना है। तो उसी तरह डीपीएसपी है, वो सरकार को बताता है कि आपको कैसे शासन चलाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इनकी बात माने। बड़े बुजुर्गों की कौन ही मानता है आजकल? सब कोई ओबे नहीं कर रहा है आजकल भैया, तो गलत बात है। लेकिन बात यह है कि डीपीएसपी जो है वो हमको दिशा निर्देश देते हैं। ये हो गया पार्ट 4। अब इसी के अंदर आती है 4A। अब बेटा सिटीजनशिप तो हो गई। सिटीजनशिप जब हो गई तो ये बात निकल के आती है कि भैया तुम्हारी भी तो जब कंट्री ही की सारी ड्यूटी है, क्या तुम्हारी ड्यूटी नहीं है कि तुम कुछ कंट्री के लिए करो? तो जो तुम्हारे ड्यूटीज हैं, बेसिक ड्यूटीज हैं, वो उनको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। और ये इसी के अंदर डीपीएसपी के अंदर। देखो अब किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आपको ये करना ही है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें होती हैं। अब घर के काम करने के लिए तो सब घर वाले कहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते ना। कुछ लोग करते भी होंगे, तुम में से बर्तन वर्तन धो लेते होगे, आता होगा ना। तो कुछ हॉस्टल में भी रह के पढ़ते होंगे, उनको सारी चीजें पता है। हॉस्टल वाले सब जानते हैं बेटा, उनको पता है कि संडे को ना 6 दिन कपड़े पहन के 7वें दिन धोने हैं।
ठीक है ना, तो ज्यादा गंदे करो मत, मम्मी नहीं धोने वाली है यहाँ पे। फिर आता है पार्ट 5 द यूनियन। यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ बात करी जा रही है। ऐसे हम लोग को पता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दो टाइप की गवर्नमेंट हम लोग के पास होती है। तो यूनियन में हम लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। फिर आ जाओ 6 पार्ट में आती है द स्टेट्स। स्टेट्स मतलब वही, यहां पर स्टेट्स का मतलब राज्य ही है, राज्य मतलब वही मध्य प्रदेश गुजरात वाले ये सारे राज्य हैं। चलो ये 6 पार्ट हो गया। अच्छा इन 6 पार्ट के लिए अब हम लोग एक काम करते हैं, क्या तो सर ये याद कैसे होंगे? देखो अब ये क्या है ना, 1 से 6 हैं सारे। कितने हैं? 1 से, इनको मिटा दूं जरा मैं, ठीक है। अब 1 से 6 हैं, तो अब इसमें देखो स्टेट्स, सॉरी ये वो ले लो पेन, ठीक है। स्टेट से एस ले लो, ठीक है। फिर आओ ये आ गया सी, सिटीजनशिप से सी ले लो। तो कुछ ट्रिक तो बनानी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे काम चलेगा। फिर आता है फंडामेंटल राइट्स एफ आर, डीपीएसपी से डी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी से एफडी ले लो, एफडी ले लो या एफ ले लो, बात एक ही है। फिर यूनियन से आ जाओ यू और स्टेट से आ जाओ एस, ठीक है। अब कह दो सर ये एस सी एफ आर डी एफ यू एस कैसे होगा? तो अब इसको यह कर लो, सम चॉकलेट्स फॉर डी से एक बहुत अच्छा वर्ड निकाला है डैडी। क्या निकाला है? डैडी। जानते होंगे बाप, बाप कहते हैं है ना, बाप वाला बाप है ये, डैडी डैडी वाला ही डैडी है, तुम लोग जानते ही हो। फॉर एंड फॉर अस, एक बीच में एंड लगा लो, एंड यू और अस से अस। तो ये एक ट्रिक बन गई कि सम चॉकलेट्स फॉर डैडी एंड फॉर अस। ये बन गया पहले 6 पार्ट का। यानी कि अगर आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में देखोगे तो एस से स्टेट मिल जाएगा, चॉकलेट से सिटीजनशिप मिल जाएगी, फॉर से फंडामेंटल राइट्स, डैडी से डीपीएसपी एंड फॉर से अस से मिल जाएगा यू से यूनियन टेरिटरी, यू से यूनियन एंड एस से स्टेट्स, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ो। फिर आओ पार्ट 9 पे। अब देखो बीच के पार्ट मैंने स्किप किए, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब आओ पार्ट 9 पे। पार्ट 9 आता है बेटा पंचायत। क्या है इसके अंदर? पंचायत है। पंचायत के अंदर, अब पंचायत पार्ट 9 में है, 9 में है। उसके अंदर म्यूनिसिपैलिटी, ये देखो बेटा अभी आगे देखोगे पंचायत म्यूनिसिपैलिटी लगभग साथ चलते हैं। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब इसको सोचा गया ना तभी इसको भी सोचा गया। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तीनों पार्ट 9 के ही अंडर आते हैं, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट में। फिर आता है इलेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये पढ़ जरूर लेना, ये फंसेगा। कहने का मतलब पार्ट 15 जो है वो इलेक्शंस के ऊपर है कि इलेक्शन कैसे कराया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, कहां कैसे अपॉइंटमेंट होना है। फिर आता पार्ट 16 दैट इज स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग सर्टेन क्लासेस, यानी कि कुछ सेक्शंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 16 में। अभी देखो ये 15, 16, 17, 18 तक इंपॉर्टेंट है, देन फिर 20 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर 17 आ जाता है लैंग्वेजेस पर, यानी कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी, अभी हम लोग आगे देखेंगे। 14 लैंग्वेजेस जो है इनिशियली थी, देन अभी आज की डेट में 22 लैंग्वेजेस अपने पास हैं। फिर आती है बात इमरजेंसी प्रोविजंस, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके आर्टिकल्स भी कराऊंगा मैं, और आर्टिकल्स भी इसके 3 आर्टिकल आते हैं, 352, 356 और 360, ठीक है ना। तो 3 आर्टिकल इसके आते हैं, ये पढ़ेंगे, इसके लिए अलग क्लास आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और देखो अब क्वेश्चन बेटा आ रहे हैं, देखो मैं क्यों डीप घुसता हूं चीजों में। डीप घुसने का बेटा मतलब ये है कि अब देखो पैटर्न जो जा रहा है वो आता है वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, नेदर और नॉर वाला, तो वो वाली चीजें आती हैं, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इसलिए अगर उसमें नहीं है बेटा तो फिर नहीं बनने वाला। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, और ये कहां से लिया गया है? अफ्रीका से। आ जाओ, अब चलो ये हो गई पार्ट की बात। अच्छा पीछे वाले पार्ट पर जरा आ जाओ, एक बार ये देख ले कि इसकी कोई ट्रिक बन रही है क्या? 15, 16, 17, 18 की ही बन जाए, अगर बनती है तो बनी जाए। अब इलेक्शन से इलेक्शन ही रहने दो, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन से एसपी ले लो, समाजवादी पार्टी बहुत बढ़िया है ना, यूपी वाले बहुत भली बात, एसआर हो गया, एसपी कर लो इसको।
यूपी वाले बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं अखिलेश भैया को, जानते होंगे, क्यों? जो नहीं भी जानते वो जाने भैया, 80 सीटें हमारे पास, सरकार हम ही बनाएंगे। लैंग्वेजेस आती है फिर, ठीक है, लैंग्वेजेस का एल ले लो, फिर आओ इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी ही ले लो, ठीक है। अब 20 अलग मैंने कर रखा और 9 अलग कर रखा है क्योंकि ये बीच बीच में है। इसका सीक्वेंस तुम याद कर लो, 15 से 18 का, इधर 9 और 20 अलग अलग से याद कर लो, ठीक है ना। अब इसका आ गया इलेक्शंस ऑफ एसपी लीडर, एल से लीडर इज अ इमरजेंसी, यानी कि सपा में लीडर की जरूरत बहुत ज्यादा हो रही है। देखो जो सपा समर्थक है उनसे अगर कुछ गिले शिकवे हो जाए तो बुरा मत मानना, ट्रिक बनाई है बस मैंने, ठीक है ना। तो याद करो, और पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना है नहीं। तो इलेक्शंस ऑफ सपा, इलेक्शन फॉर एसपी लीडर इज अ इमरजेंसी, यानी कि अब लोकतंत्र एसपी के अंदर लाना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, यूपी वाले मना कर रहे हैं लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आता देखो बेटा, पार्ट्स की बात हो गई, उसको याद करना, और मैंने ट्रिक बता दी है, आराम से याद कर लोगे, ठीक है ना। उसके अंडर डिटेल में मैं अलग अलग लेक्चर्स में घुसूंगा। फिर आता है शेड्यूल। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट शेड्यूल, शेड्यूल एक एक करके पढ़ेंगे, और ये देखो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने वाला है यहां से। कैसा डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेगा? तो पहली चीज आओ, नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि सबसे पहले क्या करना है, वहां भी सबसे पहले क्या किया था, स्टेट बनाया था, यहां भी सबसे पहले स्टेट बनाना, यानी कि स्टेट के नाम और उनकी क्षेत्र क्या रहेंगे, ये बात करेंगे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि ये बात हो रही है। सबसे पहली बात हो गई कि स्टेट में कहां पर कितने राज्य, कैसा राज्य, कितना बड़ा, कौन सा बनेगा, तो ये बात आ गई शेड्यूल 1 में। फिर आती है बात शेड्यूल 2 की। देखो यहां सारे शेड्यूल पढ़ने। अच्छा, पहली बात ये जान लो कि जब बनाया था तो 8 शेड्यूल थे। कितने थे? 8 शेड्यूल थे, सॉरी। फिर अभी टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल है। कितने हैं? 12 शेड्यूल। अच्छा, पहला शेड्यूल हो गया। दूसरी शेड्यूल में आता है सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ पोस्ट। देखो जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इनकी इंपॉर्टेंट पोस्ट के अलाउंसेस क्या, इनको प्रिविलेजेस रहेंगे, ये वाली सारी बात। देखो पहले स्टेट डिसाइड कर लिया, मन में आया कि इसकी बात कर लेते हैं, बाकी सब तो बात की बात है ना, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, सैलरीज क्या मिलने वाली है भाई सब अपने को, तो सेकंड शेड्यूल में डाल दिया उसको उठा के। फिर थर्ड में आए, बोले अगर ओहदे पर बैठ जाएंगे तो कुछ शपथ अपथ लेंगे कि ऐसे सिद्धांतहीन काम करेंगे, तो थर्ड पर आते हैं, तो ओथ्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर पोस्ट, यानी कि मिनिस्टर्स और अदर पोस्ट के ओथ्स लेनी है। क्या लेनी है? शपथ। तो वो थर्ड पॉइंट पर आ गया कि ओथ टेकिंग वाला इस पॉइंट पे आ गया। फोर्थ शेड्यूल आ गया। फोर्थ शेड्यूल, अब देखो क्या होता है, हमारे यहाँ 2 हाउसेज है पार्लियामेंट में, जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तब आराम से बताऊंगा, इसीलिए कह रहा हूं धैर्य रखो, आराम से धीरे धीरे घुसेंगे चीजों के अंदर तब पता चलेगा, ठीक है ना। और एक कोई कह रहा था कि मेकिंग में सर वो कौन सा कहां से आया, ये नहीं बताया मैं, इसीलिए पार्ट्स और शेड्यूल, और जब मैं उन चीजों को पढ़ाऊंगा ना तब मैं बताता चाहूंगा कि कौन सी कंट्री से क्या लिया गया, ठीक है ना। तो उसकी टेंशन मतलब, हम मुझे पता है कि वो एक क्वेश्चन जरूर आना है एग्जाम में, ठीक है। देखो मैं भी वही दरिया पार करके आया हूं, आग का दरिया डूब के जाना, तो मैं भी डूब के आया हूं, ठीक है ना। तो मुझे पता है वो एक क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो, धैर्य रख के देखो। आओ, फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कि अब सीट्स का एलोकेशन होना है। क्या होना है? सीट्स का एलोकेशन, यानी कि सीट्स का डिसाइडिंग करनी है राज्यसभा के लिए। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। 4 हो गए, 5वें पर आ जाओ। फिफ्थ शेड्यूल कहता है प्रोविजन रिलेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए देखो अब क्या है ना, देखो बेटा जब भी लड़ाई हुई ना तो मिडिल क्लास भी नहीं, अपर क्लास भी नहीं, जो लोअर क्लास रहा है इसने रिवोल्ट किए हैं, इन्होंने विद्रोह किया है। तो इनके लिए अब क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन में और एजुकेशन की फील्ड में बहुत आगे नहीं आ पाए, इनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, तो इसलिए इनके लिए शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग एक 5th शेड्यूल बनाया गया। अब इसी के बाद थोड़ा और स्पेसिफिकेशन में घुसेंगे तो 6th शेड्यूल आएगा जिसमें प्रोविजन रिलेटिंग टू
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन। अब देखो ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन की यहां बात करी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल बनता है आगे जाके ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के लिए। और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ये मान लो यूपीएससी को इतना प्यार हो गया है ना इस टॉपिक से, हर बार क्वेश्चन आता ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में। एक बार का तो मैंने पेपर देखा था 5 क्वेश्चन केवल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो बच्चा करके गया है ना ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, उसने तो आराम से पेपर खींच दिया होगा, ठीक है ना, वो रहा नहीं होगा। तो अब वो इतना प्रिय टॉपिक हो चुका क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है, वो ऐसे ऊपर ऊपर, हाँ 5th में ये हो गया, 6th में ये हो गया, 7वें में हो गया, नहीं आता ना वैसे, क्योंकि उसके बाद भी दिमाग कैसे चलना है, ठीक है। तो अब इसमें कौन कौन से मुख्य स्टेट हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट है। अब इनके लिए बाकी स्टेट क्या मनाते हैं? मातम मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मातम। मातम इन द सेंस कि इनको दे दिया, हमें नहीं दिया। अभी वो बाद में देखेंगे कि सबके पास कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोविजन है। अभी बिहार वाले मांग रहे थे कि हमको स्पेशल प्रोविजन दो, सबको स्पेशल ही बना दे तो एक आधा वही हो जाए, जनरल और रिजर्वेशन वाली चीज है। लेकिन नहीं, यहाँ पे मातम, यानी कि मातम का मतलब MATM, M से हो गया, कुछ भी कर लो तुम्हारी मर्जी, मेघालय कर लो चाहे मिजोरम कर लो, A से आसाम, 3 से त्रिपुरा और T से त्रिपुरा और M से फिर वही मेघालय या मिजोरम। तो MATM मातम से याद रहने वाला है। कौन सा शेड्यूल है? 6ठा शेड्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, आने वाला है ये वाला एक क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आओ, 7 शेड्यूल। अब 7 शेड्यूल के अंदर 3 तरीके की लिस्ट है। कैसी लिस्ट है? 3 तरीके की लिस्ट। अब देखो घर में सरकारें चलती हैं, जानते होगे, घर में भी चलती है। कैसी? एक जो काम पापा करते हैं, ठीक है ना, जिस पर तुम एकदम अनपढ़ हो उन कामों में, जैसे बैंक के काम, जैसे जमीनों के काम, है ना, जैसे कुछ बड़ा आइटम घर में खरीदना उसके काम, है ना, बाइक खरीदनी उसके काम, और कुछ चीजें हैं जिस पर तुम डिसीजन करते हो। तो ऐसे तो तुम्हारी चलती नहीं है कहीं पे, लेकिन ठीक है, कहीं तो थोड़ा बहुत से रखते ही होगे अपने कमरे के अंदर, है ना। तो उस पे वो आते हैं स्टेट के अंदर, यानी कि देखो बाप यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो जो इंडिया है ना, इंडिया जो है वो फेडरल तो कंट्री है, फेडरल कंट्री तो है, ये बात एक्सेप्टेबल है। फेडरल कंट्री विद सेंटर हैज मोर पावर, सेंटर के पास बेटा पावर ज्यादा है। तो बात आती है कि यूनियन हो गया, स्टेट हो गया। अब स्टेट, यूनियन में आ गई बात सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पापा, स्टेट में आ गई तुम्हारी सब्जेक्ट्स। देन कम फॉर लिस्ट 3 कॉन्करेंट। अब वो सब्जेक्ट्स जिसमें तुम और पापा, वो कहते हैं ना जाकिर खान जहां पे घर के 2 बड़े मर्द एक साथ बैठते हैं आगे क्रिकेट मैच, वैसे ही वो आ गया कॉन्करेंट रेस। जो नहीं देखते जाकिर खान, देखिए, हमारे बड़े फेवरेट हैं वो, सरकेज़म बड़ा अच्छा है उनका, ठीक है। फिर आओ यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में पापा के जिम्मे काम कौन कौन से हैं? डिफेंस देखना, घर का सिक्योरिटी, लड़ाई वड़ाई करके आते हो तो कौन निपटाता है? पापा ही निपटाते हैं। फिर फॉरेन अफेयर्स, घर में किसके यहाँ बुआ के दीदी की शादी है ना, मौसी के लड़के की शादी है, उसमें कितना पैसा जाना, सब पापा देखते हैं। करेंसी, वही वाली बात, पैसा। सिटीजनशिप, कौन घर में रहेगा कौन नहीं रहेगा, सब पापा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। होते देखो सब्जेक्ट्स कितने, 98 है, 98 तो लर्न नहीं करने ना करने हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक्स किसके किसके अंडर आते हैं। अब जैसे देखो सिटीजनशिप के ऊपर केरला ने सबसे पहले, अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, तो सबसे पहले उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि हम ये मानते नहीं। भैया कैसे नहीं मानोगे? से यूनियन लिस्ट का टॉपिक है बेटा, तुम नहीं बताओगे कि कौन सिटीजन होगा, घर में पापा बताएंगे कौन सिटीजन होगा, है ना, कौन रह सकता है, तुम्हारा घर नहीं है, वैसी वाली बात है, ठीक है ना। स्टेट लिस्ट, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, लिकर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये सब टॉपिक्स स्टेट लिस्ट में आते हैं। कंकरेंट में कौन कौन से? फॉरेस्ट। अब घर में पेड़ पौधे लगाने तो पापा से पूछ के थोड़ी लगाओगे, खुद भी लगा लोगे एक आधा जो तुम्हें अच्छा लगता है, गेंदे का फूल, गुलाब अच्छे लगते होंगे इस उम्र में। तो खैर उम्र हमारी भी ज्यादा नहीं है, कैसा ना बोलना, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल एक्सेट्रा, यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल है, घर में साफ सफाई है, ये सारी जो लिस्टें आती है ये सब कॉन्करेंट के अंदर। तो ये पूरा हो गया बेटा 7 शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आधा क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि फॉरेन अफेयर्स कौन से लिस्ट के अंडर आता है, ये भी आ सकता है 9859, बट मैच द फॉलोइंग में भले आ जाए, लेकिन ये टॉपिक्स आते हैं और इसमें भी नहीं, हायर एग्जाम्स में भी आते हैं। देन कम फॉर 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में है लैंग्वेजेस। क्या है? लैंग्वेजेस। टोटल 22 लैंग्वेजेस, जैसा कि मैंने बताया था अभी, 22 लैंग्वेजेस एंड 14 आर देयर, जो कि
हम लोग ने जब शुरू किया था, ये देखो अगली में लिखा ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस हैं जो हम लोग ने पहले शुरू किया था। देन कम फॉर अमेंडमेंट्स। अब देखो अमेंडमेंट्स है, कौन कौन का अमेंडमेंट है, देखो 21 रुपए बहुत अच्छे लगते हैं, तो 21 से 21 याद कर लो, अब ज्यादा याद नहीं करना। 21 फिर आ गया 71 और इन दोनों को ऐड कर दो बस। उन्होंने ये सोचकर नहीं बनाया था, हम लोगों ने निकाला है कि हाँ अब 21 71 कर दिए तो 92 में करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने सोच के नहीं बनाया था, हम लोगों ने देखा। तो ये 2 हो गया और 7 2 9 हो गया, यानी कि 21 71 और 92। इन दिन ये 3 अमेंडमेंट अभी तक आए हैं जो कि लैंग्वेज के सेक्टर के हैं। किसके हैं? लैंग्वेजेस के सेक्टर के। फिर आता है 9 शेड्यूल। देखो अभी 8 बना दिए थे, 8 बनाने के बाद जब नवा आया तो नवे में ये बात हुई कि अब नवा शेड्यूल लाना क्यों है। देखो नवा शेड्यूल लाने की मंशा बहुत जो था ना, बहुत गड़बड़ थी। क्यों गड़बड़ थी? ये शेड्यूल को 1951 देखो 1950 में बना और 1951 में ले आए इसको 9 शेड्यूल को। क्यों ले आए? इट इंक्लूडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट इन द ईयर 1951 फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो इनको जुडिशियल रिव्यू, यानी कि आप कोर्ट में इसको लेकर नहीं जा सकते, या इसके ऊपर कोई भी चीज अगर, देखो जुडिशियल रिव्यू अभी मैं आगे और बताऊंगा जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा। जुडिशियल रिव्यू का मोटा मोटा मतलब ये अभी समझ लो कि अगर फंडामेंटल राइट्स का आपके हनन होता है, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आपके पास पूर्ण अधिकार है कि आप कोर्ट चले जाएं। दूसरी चीज जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि आगे ये देखा जाएगा कि क्या ये जो लॉ बनाया गया है क्या ये ब्रीच तो नहीं कर रहा है किसी के फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 रूल दैट द लॉज इंक्लूडेड इन इट आर ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुक जाओ, ऐसा नहीं है। बाद में ये वाली बात देखी गई कि ऐसा नहीं है भाई, इसको ऐसे नहीं यूज करेंगे, जुडिशियल रिव्यू के इसको अंदर डाला गया। ईयर याद करने की तुम लोग को जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि कौन सा शेड्यूल है, 9th शेड्यूल है, ठीक है ना। और ये याद ऐसे हो जाएगा कि 8 तक थे, नवा जो इंक्लूड किया गया उसमें मंशा अच्छी नहीं थी। आई बात 10th शेड्यूल की आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 10th शेड्यूल क्यों लाया गया? अब 10th शेड्यूल बेटा इसलिए लाया गया, लोग वो जैसे एक अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीच सुनी होगी तुम लोगों ने, वो कहते हैं कि एकला चलो रे, निर्दलीय प्रत्याशी लड़ते हैं और फिर सेंट्रल में जाके क्या करते हैं, पार्टी बना लेते हैं, एक साथ मर्ज हो जाते हैं। तो वो चीज नहीं करनी। अब लड़े कमल के निशान पे, वहां जाके हाथी का सपोर्ट कर दिया निकल के बाहर। अब पार्टी कह रही है पैसा हमने लगाया, वोटर ने तुम पर विश्वास किया क्योंकि हमारा सिंबल था, ठीक है। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने बिट्रे करके पार्टी की 50 सीटें पहुंची, तुम 25 उठ के 25 भी नहीं, या तुम अकेले ही तुम्हारा मन किया कि हम जा रहे हैं अब कांग्रेस में मिलेंगे, या कांग्रेस ने तुम्हें पैसा दे दिया। तो बोले कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये धोखा हो गया जनता के साथ भी और पार्टी के साथ भी। तो आया 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल ने बोला प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी कि एक लॉ ऐसा बनाया गया कि अगर आप इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी छोड़ेंगे तो आपकी सदस्यता खत्म। अगर आपने गद्दारी करी तो आप झेलोगे। इसका एक आगे थोड़ा और डीप है, वो बाद में बताऊंगा कि क्या है उसमें क्लॉज, आएगा नहीं लेकिन तब भी जान लेना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से अमेंडमेंट में आया, तो 52वें अमेंडमेंट के अंडर ये वाला आ रहा है 10th शेड्यूल हमारा, किसमें, 52nd अमेंडमेंट के अंदर। फिर आता है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में आता है पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। किसकी? पंचायत। परपंच करते हैं ना, वैसे पंचायत लगा देते हैं गांव में। तो उसमें 11वें में डाला गया कि अब पंचायत कैसे लगाओगे, क्या क्या चीजें होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर क्या होंगी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के उद्देश्य से इसको लाया गया, जिसमें 73rd अमेंडमेंट में है। अब ये दोनों बहुत आसान है, 73rd और 74th। मैंने बोला था पंचायत और म्युनिसिपैलिटी अक्सर आज साथ साथ चलते हैं, तो 73rd और 74th में। अब 12th में आखिरी जो आया, अब जैसे गांव में पंचायत हैं तो शहर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टाइप की, वो म्यूनिसिपैलिटीज, और बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे देखा होगा मेयर के इलेक्शंस होते हैं, कहीं कहीं चेयरमैन के, अगर छोटे शहरों में होंगे तो चेयरमैन के होंगे, ठीक है। तो ये सारे हो गए 12th शेड्यूल। तो अब ये चीजें देखो, इनको मैंने हिंदी में नहीं बताया है, हिंदी में नहीं, शेड्यूल तो बता ही चुका हूं, अनुसूची कहते हैं, बाकी अब क्या 11-12 बताऊं क्या, नहीं ना। तो कहने का मतलब थोड़ा इंग्लिश में प्रैक्टिस करो, क्योंकि एसएसबी में फिर फेस नहीं कर पाओगे। वहां जीडी में वही लड़के रह जाते हैं जो बैठे रहते हैं, बात तो सारी समझते हैं, बोल कुछ नहीं पाते,
क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आता नहीं, और आधी झिझक मन में पूरी एसएसबी की यही रहती है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। देखो, इंग्लिश ऑफिसर नहीं बनाती, ये बात क्लियर है। अगर इंग्लिश ऑफिसर बनाती होती तो सारे अंग्रेजों को हम लोगों ने भारत में भर्ती कर लिया होता, ऐसा नहीं है। लेकिन एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, आगे जाओगे, आगे बढ़ोगे, इंटरनेशनल समिट्स में जाते हो। अभी देखो बायलैटरल टॉक्स चल रही थी चाइना के साथ, अभी भी यूएस के साथ है, तो डिफेंस के बंदे बैठते हैं, तो वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेशन के लिए आनी चाहिए, और एसएसबी में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अभी से अपनी पर्सनालिटी में वो चीज डालो। पहले सिलेबस की किताबें पढ़ोगे, तब नॉवेल पढ़ोगे। पढ़ लो नॉवेल, तुम लोग तो आशिकी वाले पसंद ही हैं, पढ़ो। अच्छा, एक बार आ जाओ, एक बार ये शेड्यूल्स जो है ना, इनकी कुछ वो देख लें, ट्रिक देख लेते हैं। अच्छा, ट्रिक आ जाओ पहले तो 5 की, क्योंकि 1 मिनट, पहले 5 की आ जाओ, क्योंकि छठी वाली के तो मैंने बता दिया है कि वो मातम मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मातम मनाते हैं। ठीक है। पहला शेड्यूल आ गया। क्या है? स्टेट्स है तो एस, स्टेट्स है तो एस ले लो आराम से, एस ले लिया। फिर आया सेकेंड शेड्यूल में अलाउंसेस हैं तो ए ले लो। तीसरे में ओथ्स है तो ओ ले लो। चौथे में क्या है? 1 मिनट, हाँ, चौथे में क्या है? सीट्स इन राज्यसभा है तो आर ले लो। और 5वें में क्या है बताओ? चेंज करें? ऐसे बताओगे? बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो, तो रुके हुए। अरे SC ST एक्ट बताए थे कि जो विकास किया है उन्होंने किया है, तो SC एंड ST कर लो। तो SC एंड ST को ऐसे ही याद रखेंगे। बस एक छोटी सी ट्रिक, पहले 5 आर्टिकल के लिए, पहले 5 शेड्यूल करना, क्योंकि 16-12 के लिए बहुत लंबी बनेगी। S के लिए किया सॉइल यानी कि मिट्टी, एंड A से, O से ऑक्सीजन, R ST एंड SC को बेटा छेड़ो नहीं, ठीक है ना। ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल कार्ड एंड शेड्यूल ट्राइब से याद रख लो कि सॉइल और ऑक्सीजन जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें, ठीक है ना। तो ST SC को इसलिए नहीं मैंने छेड़ा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और अगर छठा पढ़ोगे इसके बाद तो फिर कंफ्यूज होने के चांसेस, इसलिए इसकी मैंने ट्रिक नहीं बनाई ST एंड SC। तो इसलिए ध्यान रखो इसको, ST एंड SC को। फिर आ जाओ, छठा तो पता है मातम, ठीक। 7वें पे आ जाओ, कहाँ गया? छठा हो गया। नाउ कम टू 7th वाला। 7th में बात करते हैं, हाँ, अब 7th की बात करते हैं। तो 7th में आ जाओ यहाँ, 1 सेकेंड, हाँ। अब 7th में क्या बेटा? लिस्ट है तो LI लिख लो, ठीक। फिर 8 में आ जाओ, आगे लिख लेना, अगले वाले में LI लिख लो उसका, 7th का। फिर आया 8th में क्या है? लैंग्वेजेस है, ठीक है। फिर आता है 9th में क्या है? 7th हो गया, 8th हो गया, फिर 9th में आओ। 9th की बात आ गई, तो 9th के लिए हम लोगों ने किया, यहां पर देखो ये रिफॉर्म्स है ना, ये बेसिकली आए थे लैंड रिफॉर्म्स के लिए। ये बात एक बार बताते हुए थोड़ा मिस हुई, इसको बता देना, लैंड रिफॉर्म्स के लिए, लैंड में चेंजेस के लिए। जब चेंजेस, एक्चुअली बात अभी जब बताएंगे फंडामेंटल राइट्स में, कि जब राइट टू प्रॉपर्टी आई तो राइट टू प्रॉपर्टी सबको दी नहीं जा सकी, इसलिए 9th शेड्यूल को लाना पड़ गया, तब वो बात बताएंगे। बहरहाल इसको भी L ले लो, यहां पर लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर है। 10th वाला डिफ्लेक्शन लॉ है तो DF ले लो। 11th वाला पंचायत है तो P ले लो, और 12th वाला म्यूनिसिपैलिटी है तो M ले लो। देखो अब बेटा ट्रिक से आसान हो जाती हैं चीजें थोड़ी ना। तो हाँ, फिर आओ L से लिव, जियो मेरे शेर, वैसा वाला, लिव अ लाइफ, लिव अ लॉन्ग, LA से लॉन्ग कर लो, लॉन्ग लाइफ। देखो लिव अ लॉन्ग 3 हो गए। DF से डिफरेंट फ्रॉम कनेक्टिंग है, इसका कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस बनाने के लिए लिखा है, फ्रॉम पब्लिक मॉडल, यानी कि जो बाकियों का लिखने का तरीका, जो जीने का तरीका है वैसे नहीं, कैसी लाइफ जीनी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसीलिए काहे की प्रिपरेशन कर रहे हैं? लेखपाल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है ना, बैठता है जाता है खेतों पर बढ़िया से मस्त एकदम, ऐसा होता ना? नहीं,
तो किस में होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एनडीए में होती है। जाओगे, मेहनत भी करोगे, देखो कर लेते हैं। तो लिव अ लाइफ, लॉन्ग लाइफ डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक मॉडल। देखो ये ट्रिक्स मैंने जो नोट्स दिए हैं उसमें नहीं लिखी हैं, तो साथ ही साथ लेक्चर देख के चाहो तो जब फॉरवर्ड करना तब देख लेना, नहीं तो लिख लेना, ठीक है ना। ये मैंने नोट्स में नहीं दिए हुए। अच्छा हाँ, नोट से याद आया, नोट्स में कुछ बच्चे कह रहे थे समझ में नहीं आ रहा। देखो थोड़ी कर्सिव राइटिंग है सर की, देख ही रहे हो एकदम बढ़िया से लिखते हैं, है ना, तो थोड़ा बियर करो। बाकी मैंने अलग से भी लिख दिया है, यानी कि डिफरेंट अलग अलग शब्द करके भी मैंने कोशिश थोड़ी करी है। तुम लोग भी थोड़ा कोशिश करो। अब ऐसा नहीं है कि एकदम सबकी राइटिंग बहुत अच्छी थी तुम लोगों की, बहुत तोप हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अब कहने का मतलब ये है कि ये हो गया, और उसके बाद बाकी मैं एक बार कोशिश करूंगा कि सर को कह दूंगा प्रिंटेड नोट्स भी तुम लोग को दे दें। अच्छा यहां तक बात क्लियर है, ये मेरा कंप्लीट हो गया सेशन पार्ट एंड शेड्यूल का। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, जो मैंने कहा था 10 क्वेश्चंस में कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, विच शेड्यूल इंक्लूड्स एलोकेशन ऑफ स्टेट्स सीट्स ऑफ राज्यसभा? बताओ, बोलो 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 बोलो। सोर याद कराया था, SOAR याद कराया था, आर क्या था? राज्यसभा ही तो था शेड्यूल में, तो 4th वाला आंसर। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्यों? कितनी आराम से हमने ट्रिक बताई थी, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल वॉज इंडक्टेड टू प्रोटेक्ट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू? बहुत प्यारा क्वेश्चन, आने के प्रबल चांसेस हैं, इसको कृपया ध्यान लगाकर पढ़ें। तो जुडिशियल रिव्यू के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा बताया था? 8 थे, नवा लाया गया था, जिसकी मंशा अच्छी नहीं थी। कौन से ईयर में? 1951 में। आ जाओ, पहला ऑप्शन 9, ठीक। नेक्स्ट पे आओ, शेड्यूल 10th वॉज इंक्लूडेड बाय विच अमेंडमेंट? कौन से अमेंडमेंट द्वारा? तो क्या वो 74th है? 74th के बारे में मैंने बताया था, 73 और 74 साथ साथ चलते हैं। 73 में था पंचायत, 74 में था म्यूनिसिपल, तो ये तो नहीं हो सकते। 76 भी नहीं, क्योंकि मैं, अच्छा अमेंडमेंट के ऊपर मैं एक इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आऊंगा, वो जरूर करना, देखना जरूर उसको, बट थोड़ा अभी लेट में लेके आऊंगा, वो अभी बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट पे एक आधा क्वेश्चन बनता जरूरी है, ठीक है। तो आया 52nd जिसमें 10 शेड्यूल आया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू 74th अमेंडमेंट? अभी पिछले क्वेश्चन ने बताया, अब नहीं कर पाए तो फिर तुम ही समझो। पंचायत पावर, म्यूनिसिपैलिटीज पावर, एंटी डिफेक्शन लॉ, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, चौथा है ये, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसमें तो शेड्यूल्स में ही था। एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल 10 का ऑप्शन नहीं। कौन सा आया? 70 अमेंडमेंट की बात पूछ रहा है, 74 का मतलब म्यूनिसिपल पावर्स। फिर आओ, इन 6th शेड्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड? नहीं इंक्लूडेड है, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे। देखो तुमने पढ़ के गए हो कि कौन कौन से होते हैं, वो तुमसे पूछेगा कौन सा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारे पढ़ने, देखो बेटा यूपीएससी की खास बात यह है कि तुम्हारे दिमाग से खेलता है। किससे खेलता है? दिमाग से खेलता है। तो इसीलिए जब थरो स्टडी करोगे तभी बनेगी बात। एमएटी वही मैं कहता हूं ना कि मेरे लिए बहुत आसान है, 10 लेक्चर से ज्यादा नहीं लगने फिर पॉलिटी कंप्लीट करने के लिए, मैं इतनी मेहनत ना करूं। लेकिन बात यह है कि पेपर एसएससी नहीं बना रहा, यूपीएससी बना रहा है, तो थोड़ा अंतर समझो, बाप बाप होता है। अभी देख ही लिया होगा यूपीएससी प्री का, जिन्होंने नहीं देखा वो पेपर देख लो। मिजोरम, आसाम, मेघालय, नागालैंड। तो मातम बताया था MATM, तो मिजोरम तो हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड एन का कहीं वर्णन नहीं है इसमें, तो नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट? अमेंडमेंट किसमें इंक्लूड किया गया? अमेंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था पार्ट्स में, तो लास्ट 22 है, जिसमें 20th पार्ट जो है वो इसके लिए है। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच पार्ट इंक्लूड इलेक्शंस इन इट? बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि ये बन भी सकता है, इसीलिए मैंने डाल भी दिया क्वेश्चन ये। तो 15th पार्ट जो है इसमें इलेक्शंस के बारे में वर्णन किया गया है। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन 3rd पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तीसरे में क्या है? मैंने बताया था 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, लेकिन यहां पर 3 तिगाड़े से काम बिगड़ता नहीं है, बनता है। बिगड़ी मेरे बना दे वो शेरों वाली मैया, तो ये है शेरों वाली मैया, फंडामेंटल राइट्स, यानी कि ये मौलिक अधिकार है जो कि 3rd में आए हैं, 3rd पार्ट में। नेक्स्ट, पार्ट 9 डज नॉट कंटेन, क्या नहीं है पार्ट 9 में?
अभी बताया था 9A-B करके 2-3 पार्ट थे। पहली चीज तो बोला था पंचायत और म्यूनिसपैलिटी साथ साथ चलते हैं, तो ये दोनों तो हैं ही हैं। इनके साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी 9 के बी पार्ट में मैंने बोला था कि हैं। तो अब बचा कौन सा? चौथा ऑप्शन, आंख बंद करके जो हो सुप्रीम कोर्ट लगा दो। ठीक है, अब आता है आखिरी क्वेश्चन क्लास का, हाउ मेनी शेड्यूल्स एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कितने शेड्यूल थे? अभी मैं दोबारा भी बात बता चुका हूं कि 9, 8, 9 जो था उसकी मंशा खराब थी, तो 1950 तक कितने आए होंगे? 8 आए होंगे, तो 8 ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहां पर सारा शेड्यूल्स और पार्ट का लेक्चर खत्म होता है। इस लेक्चर को बेटा बहुत थरोली पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और एक ना एक क्वेश्चन इससे बनेगा जरूर। अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मुझे लगता है यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे और उसमें भी मजा आने वाला है, और एकदम चिल होके पढ़ेंगे। यहीं पर सारा तैयार कर लेंगे ताकि बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करो, बाकी बाबा पर छोड़ दो। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो अपना होने वाला है सिटीजनशिप के ऊपर। जैसे मैंने 5 लेक्चर बता दिए थे कि ओरिएंटेशन में क्या होने वाला है, तो सिटीजनशिप पे होने वाला है। तो थोड़ा ख्याल रखें, नॉर्थ इंडिया वाले, साउथ इंडिया वाले मौसमों का मजा लें, क्योंकि ठंडा मौसम वहां नहीं होता, यहाँ पे ठंड बढ़ने वाली है और एग्जाम आने वाला है, तो थोड़ी गर्मी बढ़ाओ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।